Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला. So my dear students, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 4 पर आ गए हैं. 3 लेक्चर्स आपने बिल्कुल सफलतापूर्वक समझ लिए हैं. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स तो आपको बिल्कुल क्लियर है. अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. सो डोंट वरी, आज का सेशन जो होने वाला है वो बहुत बहुत ईजी होने वाला है. जो पहले 3 थे उसमें आपको बहुत इसका प्रयोग करना पड़ा था, है ना. लेकिन आज इतना नहीं करना है. आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. हमने लास्ट क्लास में नर्स्ट इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी, राइट. एंड आज हम उसी पे फोकस करने वाले हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. सो आई होप आप सभी मैम की तरह एक्साइटेड है, क्योंकि मैं तो हर सेशन से पहले सुपर एक्साइटेड होती हूँ, राइट. यस, तो चलो यार शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सेशन. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैम, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए. तो बेटा हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं. मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी एंड देन वील कंटिन्यू. उसके बाद में हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ेंगे. वील सी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का नर्स्ट इक्वेशन से क्या रोल लेना देना है. ऐसा होता है ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, इन दोनों का कुछ तो कनेक्शन है. तो आज हम वही कनेक्शन देखने वाले हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी और नर्स्ट इक्वेशन का क्या रिलेशन होता है, ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. सो बेटा आई होप इससे पहले वाले सारे होमवर्क क्वेश्चंस आपने करे होंगे एंड आपको सारे समझ आए होंगे, ठीक है. कुछ वैसे ही 1-2 क्वेश्चंस हम और भी करेंगे, सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर कर देंगे. इसकी गारंटी तो मैम ने ली है भाई, है ना. तो चलो यार शुरू करते हैं. नाउ नर्स्ट इक्वेशन, तो क्या मैम आपको नर्स्ट इक्वेशन रिवाइज करवा दे? बिल्कुल करवा दे भाई. नर्स्ट इक्वेशन का मैम ने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था. नर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज होती है? हमें पता है कि एसएटीपी कंडीशंस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हम कैलकुलेट करते हैं वो मैम हम कब करते हैं? जब हमारे पास में एसएटीपी कंडीशंस होती हैं तो हमें ई नॉट ऑफ सेल मिलता है. और ये ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो मैम 298 केल्विन टेम्परेचर पे फिक्स्ड होता है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. और अगर कोई गैस है तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या फिर उसको 1 बार ले लो, तो हम 1 एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, ठीक है. तो आपने क्या किया यहाँ पे ना, सारी चीजों को फिक्स कर दिया. लेकिन क्या हर चीज फिक्स होती है? नहीं. क्या हमेशा गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा? नहीं. अगर कोई और हो गया तो क्या आप ईएमएफ ऑफ सेल नहीं कैलकुलेट कर पाओगे? बिल्कुल करने का तरीका आना चाहिए ना. अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो क्या हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. तो वो सारे तरीके आपको आने चाहिए और वो सारे तरीके आपको नर्स्ट इक्वेशन बताती है. नर्स्ट इक्वेशन आपको बताती है कि आप ईएमएफ सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर ऑफ द गैस पे, राइट. तो आज हम उसी को समझने वाले हैं. तो बेटा इसीलिए नर्स ने आपको एक एक्सप्रेशन दिया कि ई ऑफ सेल, ये हम लास्ट क्लास में रिवाइज कर चुके हैं, तो मैं उसको बस रिवाइज करा रही हूं. तो जो ईएमएफ होगा सेल का, अब ई ऑफ सेल क्या है? कोई भी कंडीशंस, रैंडम कंडीशंस पे जो आप सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने वाले हो. अब आपको उस सेल का ई नॉट तो पता ही होगा. अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होता तो उस सेल का ईएमएफ क्या आता वो आपको पता होगा, ठीक है. वो तो थियोरेटिकली अलग अलग जगह लिखा ही होता है. आपको पता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे के सारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं वो एसएटीपी कंडीशंस पे आपको गिवन होते हैं. तो यानी कि वो उस कंडीशन पे कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है. माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, है ना. हाँ, अब इसमें मोस्टली जब भी कैलकुलेशंस होती हैं तो टेम्परेचर जो होता है ना उसको 298 केल्विन ही लेते हैं. तो अगर आपने टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लिया, ठीक है, फिक्स कर दिया, चलो ठीक है. आर बेटा आपका गैस कांस्टेंट होता है और आपको पता है कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है. ये मैं वैल्यूज लिखवा चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ. चलो अब लिख ही देते हैं, ठीक है. अब लिख ही रहे हैं तो मैम लिख ही देते हैं, है ना. चलो लिख देते हैं. बेटा यहाँ पे n जो होता है वो आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे, ठीक है. और f क्या होता था? फैराडे. बेटा फैराडे, 1 फैराडे मतलब कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि
6.022 इंटू 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है ना, वो 1 फैराडे के इक्वल होता है, और उस 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलॉम। ठीक है, यस। चेंज लिख दिया या चार्ज? चार्ज ही लिखा है, ठीक है, यस। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? क्रिस्टल क्लियर है भाई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मैम। तो बेटा जब आप ये वैल्यूज पुट कर देते हो तो आपका ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो आ जाता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है, जहां पर क्यू क्या है आपका? क्यू है मैम हमारा रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट जो आप इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारी डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, तो हमने सिर्फ इसको रिवाइज किया है। हमने ये भी देखा था कि आप नर्स्ट इक्वेशन को हाफ सेल में भी अप्लाई कर सकते हो और आप फुल सेल रिएक्शन में भी निकाल सकते हो। मतलब कि आपको अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है लेकिन एसएटीपी कंडीशन नहीं, कोई और कंडीशन पे, तो आप उस हाफ सेल पे भी नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो, और अगर आपको फुल सेल पे लगाना है तो आप फुल सेल पे भी लगा सकते हो। ये सारी चीजें मैम आपको कल लास्ट वाली क्लास में पढ़ा चुकी थी। ठीक है, तो सारा रिवीजन हो गया। क्या अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे आ गया, लेकिन मैम ये नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है। तो बेटा नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपके पुराने लेक्चर से रिलेटेड है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर देना है, फिर नर्स्ट इक्वेशन करा दूंगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आ ही गया तो पहले कर देते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कहता है दैट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटालिक कटायंस। आपके पास में 3 मेटालिक कटायंस है, यानी कि आपके पास में X है, आपके पास में Y है और आपके पास में Z है, और बेटा इनके आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है कितने? 0.52, उसके बाद में मैम -3.03 और -1.18। वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद ट्राई कर लेना, फिर मैम का अप्रोच देखना। अब कहता द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग मेटल इज। तो आपको ऑर्डर बताना है रिड्यूसिंग पावर का। तो अगर हम यहां पर, कहां गया भाई रिड्यूसिंग पावर? ये रहा। रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर होता है दूसरे को रिड्यूस करना। अगर दूसरे को रिड्यूस करने की पावर देख रहे हो तो खुद क्या हो गए मैम? खुद तो ऑक्सीडाइज हो गए, यानी कि रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऐसे ही समझना। तो मैम मुझे एक चीज समझ आ गई, मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, जितना ज्यादा मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। तो अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? क्योंकि यहां पे तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकलता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? तो इसका माइनस कर लो, ये हो जाएगा -0.52, ये हो जाएगा +3.03, ये हो जाएगा +1.18, है ना? यस, द मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर इज द रिड्यूसिंग पावर। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है मैम? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें Y का दिख रहा है, तो बेटा Y का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। उसके बाद में मैम प्लस में 1.18 है C का, तो सॉरी Z का, तो मैम यहां आ जाएगा Z। और सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है X का, तो X की रिड्यूसिंग पावर होगी सबसे कम। तो YZX जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो Y Z एंड X ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपके CUET में, आपके एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चंस की होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसी में तो कंफ्यूज होते हैं। पर आपने अनुष्का मैम से पढ़ा है, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर आ गए हैं, तो अब हम एक नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करना, फिर मेरा अप्रोच देखना। मैं 1 सेकंड पानी पी लेती हूँ यार, मैम को ना प्यास लग गई। ठीक है, ओके, चलो, आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्या करो बेटा? सबसे पहले रिएक्शन कोशेंट लिखो। ठीक है, उसके बाद में बढ़ेंगे आगे।
ओके चलो मैम, अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमें ई ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है ई नॉट ऑफ सेल होगा माइनस 0.059। बेटा जो 0.059 होता है ना, उसको कई बार राउंड ऑफ करके 0.06 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन एन। तो 0.059 को इजी कैलकुलेशन करने के लिए 0.06 ले लो, ठीक है। तो यहां आ जाएगा लॉग क्यू। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे क्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे एन देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए। अब अगर मैं ये वाली रिएक्शन को देखूं तो इसके अंदर मैं क्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। क्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? क्यू क्या होता है? रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है? प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट्स में बेटा ये आपके पास एक्वस स्टेट में है, ये आपके पास सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड है और ये एक्वस है। यानी कि जिंक 2+ जो है वो आपके पास में एक्वस में है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगी अपॉन बेटा क्या आपके सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन क्वोशेंट में आती है? नहीं आती है ना, तो ये हम नहीं लिखेंगे। अब आ जाओ रिएक्टेंट्स में। रिएक्टेंट्स में मैम ये सॉलिड स्टेट है, प्योर स्टेट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते हैं। Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको लिखनी है, तो यहां आप लिख दो Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्शन क्वोशेंट तो हमने निकाल लिया। अब हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। आपके पास में ये नेट सेल रिएक्शन है। अगर इस नेट सेल रिएक्शन को आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे Fe2+ से जा रहा है Fe, यानी कि Fe2+ से ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe सॉलिड में गया होगा। यानी कि बेटा यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो आप बोलोगे मैम यहां पर हो रहा है रिडक्शन। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? आपका कैथोड है ना। अब हम देखेंगे कि हमारा एनोड कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो जिंक से जा रहा है जिंक 2+। क्या हो रहा है? जिंक से जा रहा है जिंक 2+। तो मैम जिंक से जा रहा है जिंक 2+, और मैंने आपको बोला था कि दोनों साइड चार्ज जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो आपके यहां पर ऐड होंगे। अब देखो यहां क्या हो रहा है? जिंक से जिंक 2+ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी कि मैम यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यानी कि ये क्या है? ये है आपका एनोड। तो बेटा इस तरीके से आपने एक गिवन रिएक्शन को देखकर एनोड और कैथोड अपना निकाल लिया। ऑल्सो आपने जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे फाइंड आउट कर ली वो ये थी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो एक चीज तो हमने ये निकाल ली, हमने क्यू की कैलकुलेशंस कर ली, ठीक है। दूसरा बेटा आपने यहां से ये भी जज कर लिया कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने हैं। देखो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हैं और यहां पे भी 2 ही हैं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज आर 2, राइट। तो ये रहा आपके पास 2। अब मैम हमने इतनी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है? जो यहाँ पे लूज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन पे 2 इलेक्ट्रॉन, वही यहाँ पे गेन हो रहे हैं 2। तो बेटा टोटल जो चेंज हुआ है ना वो 2 का ही हुआ है, ये याद रखना आप। ओके तो हमने N निकाल लिया, हमने Q निकाल लिया। अब हमें निकालना है E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलिए मैम E नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। यहां पर आपका कैथोड कौन सा है? मैम कैथोड जो है वो मेरा आयरन वाला पार्ट है और उसका मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए? उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर देखो इंफॉर्मेशन में जो आपको दोनों चीजें दी हैं वो क्या है? जिंक से जिंक 2+ जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, Fe से Fe2+ जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बेटा दोनों केसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा तो ये जो आपको दिए हैं ये एक्चुअली आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हैं, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, अभी हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालने हैं। तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल इनके कैसे आएंगे? माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.76 वोल्ट और ये हो जाएगी माइनस 0.41 वोल्ट।
क्लियर है यहां तक? यस। चलो अब हम देखते हैं बेटा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन सा है? आयरन वाला पार्ट। तो आयरन वाला पार्ट का रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है मैम -0.41 माइनस। अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए एनोड का। एनोड क्या है आपका? जिंक वाला पार्ट। तो मैम जिंक वाला पार्ट ऊपर है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है -0.76। तो ये आ जाएगा बेटा -0.76। ठीक है, तो यहां से अब आप कैलकुलेशंस कर लो। -0.41 प्लस 0.76, तो 4 में से 6 में से 1 गया, ये हो जाएगा 5, 7 में से 6 गया 3, और प्लस का तो प्लस 0.35 वोल्ट जो है वो आपका ई नॉट ऑफ सेल आ गया। तीनों चीजें निकाल ली, अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो बस वैल्यू पुट करनी है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने कैलकुलेट की हैं उनको पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो इतना टेढ़ा लिखती हूँ कि बॉक्स के अंदर ही नहीं आ रहा है ये, देखो। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल में वैल्यूज पुट करेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल कितना आ रहा है? 0.35। तो मैम ये आ रहा है 0.35 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग क्यू। ठीक है, क्यू कितना है? ये 6 क्यों उड़ गया भाई? ठीक है, कितना है भाई? क्यू 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 कहाँ कैलकुलेट किया है हमने? मैम आपने क्यू की वैल्यूज तो पुट ही नहीं की। जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। तो जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 है अपॉन बेटा Fe 2+ की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर गिवन है, तो यहां पे आ जाएगा 2। ये आ जाएगा 0.35 माइनस 0.03। अब बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 रेज टू द पावर -1। ये हो जाएगा 0.35 माइनस 0.03 इंटू माइनस log 2। ठीक है, माइनस log 2 की वैल्यू जो होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, -0.03 इंटू बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो log 2 होता है वो 0. कितना होता है? 0.3 के अराउंड होता है। यस, 0.3 के अराउंड होता है। ठीक है, ओके। तो log 2 की वैल्यू आ गई, दिस विल बी इक्वल टू 0.35 प्लस 0. क्या हो रहा है ये? हाँ सही लिखा ना मैंने? हाँ 0.03 है। हाँ ठीक है, 9 है और 3 के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो ये रहा आपके पास में 0.009। तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.359 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको कैलकुलेशंस करनी है। अब आपके मन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमें लॉग्स की वैल्यू नहीं पता। तो बेटा आपको लॉग की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही लॉग टेबल की जरूरत है। आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में हमेशा ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है कि log 3 की वैल्यू इतनी है, log 2 की वैल्यू इतनी है, तो डोंट वरी, आपका मामला सॉर्टेड है। ठीक है, यस। तो चलो बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। ये आपका लास्ट ऐसा क्वेश्चन है जो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके क्लियर कर देगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा, क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैम का अप्रोच देखोगे आप। देखो क्वेश्चन कहता है दैट आपको ई नॉट वैल्यूज गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 1 बाय 1 सारी चीजें करनी है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोमियम ई नॉट ऑफ Cr2O7 माइनस दिया। अब आप कहोगे मैम हमें नहीं पता कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो बेटा आपने आई थिंक ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना अपनी 11th में सीखा था। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहां पे निकालनी होगी बेटा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो लेटर से कि आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव है। मैं एक कैलकुलेशन करके दिखा रही हूं आपको। ठीक है, अब देखो क्या होता है। आपको नहीं पता कि क्रोमियम की यहां क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लेट अस टेक कि उसकी x ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2x
प्लस बेटा ऑक्सीजन जो होता है उसकी जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर +7 इंटू -2 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज जो है वो -2 आ रहा है, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो 2x विल बी इक्वल टू 12 एंड x विल बी इक्वल टू +6। तो बेटा इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां आ जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पे तो आपको क्रोमियम की दिख रही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें Cl2 से Cl- की, तो मैम Cl2 से Cl- तो हमें दिख रहा है 0 से -1 जा रहा है। सिमिलरली MnO4 नेगेटिव में क्या होगा बेटा, x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो x हो जाएगा 4 to 8, तो -8 इज इक्वल टू -1, तो x विल बी इक्वल टू +7। तो बेटा आपका यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +7, तो +7 से +2 जा रहे हो, क्रोमियम +3 से 0 जा रहा है, दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हैं, ठीक है। इसको लिख लो क्योंकि अब मैं इस पार्ट को इरेज कर रही हूँ, ठीक है। आई होप ये लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो क्रोमियम जो है वो +6 से +3 जा रहा है, क्रोमियम जो है वो +6 से +3 जा रहा है, यानी कि मैम ये जो है वो मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। दिखाई दे रहा है आपको कि रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। यहाँ पे बेटा Cl2 से Cl- जा रहा है, यानी कि आपके पास Cl2 है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो Cl- आएगा, यानी कि मैम ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। बेटा सिमिलरली ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। आपको इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने हैं। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो अब हम हर एक का निकाल लेते हैं। अब इसके लिए अगर रिएक्शन देखोगे तो आप क्या कहोगे मैम, Cr2, इसको वैसे भी पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने पूरी रिएक्शन लिखाई तो आप लोग आयनिक इक्वेशंस को सॉल्व करते करते रह जाओगे। आपको एक सीधी सी चीज पता है कि जब रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो यहां से यहां जाएंगे, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 जो होगा वो कहां से होगा, Cr+3 से कहां हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी मैम, इसका नेगेटिव कर दो -1.33 वोल्ट। तो क्या करो, सब चीजों को बस उल्टा कर दो, चेंज कर दो। अब ऊपर वाला देखो वो क्या हो जाएगा मैम, E0 Cl- से Cl2 हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी -1.36 वोल्ट। सिमिलरली यहां पर E0 आपके पास में हो जाएगा Mn2+ से MnO4 नेगेटिव, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी -1.51 वोल्ट। ये हो जाएगा E0, यहां हो जाएगा क्रोमियम से क्रोमियम 3+, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में +0.74 वोल्ट, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि मैम जो अभी कैलकुलेट किए हैं हमने वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब आपके पास में सबके ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। अब आप क्वेश्चंस को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दैट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे फाइंड आउट करेंगे मैम, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि एजेंट है, दूसरे के लिए काम करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अगर वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा, यानी कि मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर बेटर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप इसमें किसी को कोई इशू नहीं है, समझ आ रहा है, बिल्कुल। तो आपको बस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, जिसका मैक्सिमम है वही आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स यहां है, तो देखो पोटेंशियल्स बोल दिया मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ज्यादा बोलने का भी दिक्कत है भाई, सही में ज्यादा बोलने से भी दिक्कत आती है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक ही वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, तो बेटा वही है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैम यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है। अब बेटा जो रिएक्शन होगी वो क्रोमियम से क्रोमियम 3+ जाएगी, क्रोमियम से क्रोमियम 3+ जाएगी, है ना। हाँ
तो आपको यहां पर दो ऑप्शंस देखो, सबसे पहले देखो क्लोरीन वाला और मैंगनीज वाला तो आप वैसे ही नेगेटिव कैंसिल कर दोगे। अब 50-50 तो हो चुका है, अब बाकी के दो ऑप्शंस में से चूज करना है, क्रोमियम है या क्रोमियम 3+ है। देखो आपके पास क्रोमियम भी है, इस रिएक्शन में क्रोमियम 3+ भी है, लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करते हो बेटा तो क्रोमियम ऑक्सीडाइज होता है ना, क्रोमियम क्रोमियम 3+ में जाता है ना, और फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं मैम, यानी कि ये जो बेटा रिएक्शन में रिएक्टेंट की साइड होता है ना, वो होता है एजेंट, क्योंकि उसने खुद को ऑक्सीडाइज किया ना, उसने खुद को ऑक्सीडाइज किया ना। यस, तो यहां से क्रोमियम 3+ गए तो मैम ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्रोमियम होगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमियम होगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, क्रोमियम खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो क्रोमियम होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा और ऑप्शन सी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर पहला पार्ट समझ आया तो दूसरे पार्ट में कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, कर लो, पॉज करो, फिर से करो। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, ठीक है, तो मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और अगर वो खुद को रिड्यूस कर रहा है यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना खुद को रिड्यूस करेगा, उतना बेटर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यानी कि मोर द रिडक्शन पोटेंशियल बेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मुझे सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और रिडक्शन पोटेंशियल्स ऊपर हैं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? यू हैव 1.33, फिर 1.36 उससे ज्यादा है, फिर 1.5 सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाई दे रही है, तो ये होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा बेटा? जो रिएक्टेंट की साइड होगा, और रिडक्शन में मैम रिएक्शन जो है वो यहां से यहां जाता है ना। हाँ, तो MnO4- जो है वो आपका एजेंट होगा और वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा यहां पे, और वो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो MnO4- यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि रिएक्शन कौन सी साइड जा रही है, जो आपका एजेंट होगा वो रिएक्टेंट की साइड होगा। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर हुआ है बेटा तो वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो इस चीज को, और फिर आगे बढ़ो। अगला सवाल करो यार, अगला सवाल आपके सामने आ गया है, अब इस सवाल को करने की कोशिश करो। अब मैं कराऊंगी इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन कहता है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, आपको बताना है रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। अब हमें पता है अगर रिड्यूसिंग पावर बोला है यानी कि दूसरे को रिड्यूस करने की पावर, अगर दूसरे को रिड्यूस करना है तो खुद क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। यानी कि मैम जितना ज्यादा खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी, है ना। यस, तो बस क्या करना है, बस ये देखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है, वो आपका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स यहां पे लिखे हुए हैं, तो बस इन्हीं को यूज करना है। अब देखो, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पावर मैम हमारी यहां पर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्रोमियम से क्रोमियम 3+ वाले में, तो क्रोमियम होगा ना पावर वाला। पावर किसकी होगी, जो अपना ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो क्रोमियम सबसे ज्यादा होना चाहिए। एक चीज तो मुझे समझ आ गई, क्रोमियम सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब इससे थर्ड ऑप्शन तो आपका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, साफ समझ आ गया हमें। इसके बाद में चलो, क्योंकि बाकी सब में क्रोमियम है, तो अब हमें बाकी देखने पड़ेंगे। अब देखो सेकंड किसका है, ठीक है मैम, अगर मैं सेकंड देखूं तो यहां पर जा रहा है क्रोमियम 3+ से Cr2O7। बेटा वैल्यू देख लेते हैं पहले, नेगेटिव में आ रही है, तो यानी कि मैम जो सबसे कम नेगेटिव होगी वो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी। तो सबसे कम नेगेटिव कौन सी है, 1.33, 1.36, 1.51। 1.33 1.33 नेगेटिव वाली सबसे कम वैल्यू है, तो ये नेगेटिव में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। चलो यहाँ पे बेटा रिएक्शन जो है वो ऐसे हो रही है, यानी कि क्रोमियम 3+ जो है वो आपका सेकंड सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला होना चाहिए। तो मैम क्रोमियम 3+ होना चाहिए। बेटा जिस भी केस में क्रोमियम 3+ आ रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा क्रोमियम 3+, बाकी सारे गलत है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या Cl- वाला होगा उसके बाद में
में देखो, इससे इसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी तो Cl माइनस होगा, और इसके बाद में ये वैल्यू आएगी तो Mn2 प्लस होगा, Cl माइनस Mn2 प्लस। यस बेटा, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये देखना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, और जो रिएक्टेंट होता है वही आपका एजेंट होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस अमेजिंग होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली सब गलती करते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नहीं करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करो। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल कहता है मोस्ट स्टेबल आयन इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म। आपको बताना है कि कौन सा आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बताना क्या चाहता है। मोस्ट स्टेबल आयन इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब कि रिडक्शन होने के बाद में कोई आयन बना है और वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आयन है। तो आप क्या कहोगे मैम, जिस टाइम पे रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसका रिड्यूस्ड आयन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आ रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मान लो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो मैं रिड्यूस होंगी और मेरा जो आयन बनेगा वो आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल बात है। तो आपको बस ये क्या देखना है, कौन से केस में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिएक्शन लिखो, और उसमें जो आपके प्रोडक्ट साइड में सबसे जो भी आयन आएगा वो आपका मोस्ट स्टेबल रिड्यूस्ड आयन होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल देखना है ना, तो देखेंगे मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर स्टेबल आयन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो रिडक्शन पोटेंशियल में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस केस में। अब मैम मुझे पता है MnO4 माइनस जो है वो रिएक्टेंट होगा और Mn2 प्लस जो है वो आपका बेटा प्रोडक्ट साइड होगा, है ना। यस, तो वो आपका प्रोडक्ट साइड होगा। तो यानी कि आप यहां पर क्या कह सकते हो, दैट मैम Mn यहां पर बेटा +7 स्टेट में है और यहां से ये आपका Mn2 प्लस में जा रहा है। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रही होंगे। मैं पूरा बैलेंस करके नहीं दिखा रही, पर मैं आपको यहां से ये बता सकती हूँ कि ये रिड्यूस हो रहा है और ये जो आयन बना रहा है वो ये आयन बना रहा है। तो बेटा क्योंकि MnO4 माइनस जो था आपका उसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल था, तो वो जब रिड्यूस हो जाएगा और जो आयन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल आयन होगा। राइट, यस। तो सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्टेबल आयन कौन सा है, Mn2 प्लस। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी। तो अगेन आपको ऑक्सीडेशन देखना है, जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका प्रोडक्ट साइड वाला जो सबसे ज्यादा स्टेबल आयन होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन से केस में है मैम, हमें दिखाई दे रहा है यही है। अब बेटा ये आपका क्या है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये कौन सा आयन बना रहा है, Cr3 प्लस। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी होगी। राइट, यस। तो Cr3 प्लस यानी कि Cr3 प्लस ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ये जो 5 क्वेश्चंस थे इन्होंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया। इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। अगर ये सारे हो गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम नर्स्ड इक्वेशन के थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि उसकी भी एकदम ज्यादा क्रिस्टल क्लियरेंस हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है दैट कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो बेटा अगेन वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है। ठीक है, आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है सेल का, और आपको इस बार सेल रिप्रेजेंटेशन दी है। क्या सेल रिप्रेजेंटेशन है, जिंक सॉलिड, वहां से मिल रहा है जिंक 2 प्लस आयन, और इस जिंक 2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर गिवन है। फिर सॉल्ट ब्रिज है क्या, हाँ, फिर सॉल्ट ब्रिज है। फिर Cu2 प्लस आयन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर गिवन है, और फिर कॉपर सॉलिड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां से सबसे पहले तो हमें सेल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, चलो सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, आपको पता है कि ये जो होता है ये सॉल्ट ब्रिज होता है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो आपकी एनोड होती है। तो ये आपकी एनोड है और ये आपका कैथोड है। आपको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मैम एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो यानी कि जो जिंक है सॉलिड स्टेट में वो चला गया होगा जिंक 2 प्लस एक्वस में, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे।
सिमिलरली मैम कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो कैथोड पे रिडक्शन ही कर दो भाई। आपके पास है कॉपर 2+, तो मैम कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया होगा। अब यहां से आप जब नेट सेल रिएक्शन निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस विल गिव यू कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2+ एक्वस, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आपने नेट सेल रिएक्शन निकाली। बेटा अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां से आपने क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर ली। आपने फाइंड आउट कर लिया कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक्सचेंज हुए। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? 2 मोल्स। तो मैम एन की वैल्यू है 2, पहली चीज निकाल ली। दूसरा है बेटा आपका रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट के लिए नेट सेल रिएक्शन चाहिए। नेट सेल रिएक्शन है, प्रोडक्ट की साइड आपके पास में Zn2+ आयन है, तो मैम कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ Zn2+ आयन की होगी, सॉलिड वाले की नहीं लिखते हैं। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड पे आ जाओ, कौन सा आयन है? कॉपर 2+ आयन है, तो कॉपर 2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, पुट कर लो वैल्यूज भी इसमें। जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है मैम? जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर गिवन है, तो यहां आ जाएगा 0.1 अपॉन कॉपर 2+ की कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी है? 0.01, तो यहां पे आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? आपको पता है यहाँ पे इंटू 10 कर लो, तो यहाँ पर एक सेकेंड ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 10। तो बेसिकली आपके पास में जो कॉन्सेंट्रेशन आ गई ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एंड आपके पास में जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी अपॉन 10 इंटू 100 बटा, हाँ 10 आया, राइट? यस, तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई 10, राइट? यस, तो चलो बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैम हमारे पास में रिएक्शन कोशेंट भी आ चुका है, ऑल्सो हमारे पास में नेट सेल रिएक्शन भी, सारी चीजें निकाली, बस अब ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट ऑफ सेल जो है वो कैसे निकलेगा? ई नॉट ऑफ सेल इज ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, कैथोड क्या है आपका? कॉपर वाला पार्ट। क्या आपको यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है? ध्यान से देखो बेटा, कॉपर से कॉपर 2+ जा रहा है, यानी कि मैम ये तो मुझे क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको कॉपर दे रहे हैं, तो ये जो है ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो यानी कि यहां पर आप लिख सकते हो 0.34 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पे क्या है? जिंक। जिंक का देखो यहां पर बेटा आप जिंक से जिंक 2+ जा रहे हो, यानी कि ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए आपको माइनस इसका करना पड़ेगा, तो माइनस 0.76 आपका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। तो यहां पर आप पुट करोगे माइनस 0.76 विच इज इक्वल टू 0.34 प्लस 0.76 विच इज इक्वल टू 10-11 हो गया, ये 10-11 हो गया, तो 1.1 वोल्ट जो है वो आप गया आपका ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल भी आ गया। अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। नर्स्ट इक्वेशन इज ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 लिख दो अपॉन एन लॉग क्यू। अब क्या करना है? सारी वैल्यूज पुट करनी है। ई नॉट ऑफ सेल 1.1 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग क्यू कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। ठीक है, यस, लॉग 10 जो होता है बेटा 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1.1 माइनस 0.03। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आई थिंक सो 1.07 वोल्ट। तो 1.07 वोल्ट जो है वो आपका ईएमएफ ऑफ सेल आ गया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये रहा आपके सामने। ओके, कर लिया होगा नोट। अगला पेज देख लो बेटा। ओके, चलें आगे, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैम आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दे दे क्या, या फिर मैंने दिया हुआ था ये क्वेश्चन?
आई थिंक आपको मैंने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी होमवर्क दिया था, तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। चलो मैम इसको आपको सॉल्व करवा देती है। क्या कहता है, आपके पास में एक नेट सेल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ। अरे भाई स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल भी नहीं निकालना, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब है ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। इतना आसान क्वेश्चन कराएंगे हमसे, इतना आसान? चलो करते करेंगे भाई करेंगे। देखो मैम जिंक से जा रहा है जिंक 2 प्लस, तो यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो भाई जिंक से जा रहा था जिंक 2 प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन यानी कि ये हो गया आपका एनोड। सिमिलरली Ag प्लस से जा रहा है Ag, यानी कि यू हैव Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और आपको मिल रहा है Ag। ये है क्या है बेटा आपका कैथोड, ठीक है। अब अगर आपको इसकी नेट सेल रिएक्शन निकालनी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 से 2 से, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, फिर जिंक आ जाएगा प्लस 2 Ag आ जाएगा, Ag प्लस आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा 2 Ag प्लस आ जाएगा आपके पास में जिंक 2 प्लस। तो ये आपकी नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। आपको इतने की जरूरत भी नहीं थी, क्यों? क्योंकि आपको तो सिर्फ ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, और वो होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कैथोड क्या है आपका मैम, Ag वाला पार्ट। अब आपको Ag वाले पार्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है ऑफ जिंक एंड Ag आर दिस एंड दिस। अब आपको ना बेटा यहां से एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवाना चाहूंगी वो आप अपने पास नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो, या मैं अगले पेज पे लिखवाती हूँ, ठीक है। यहां पे नोट बना के लिख लो, इन मैनी केसेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल refers to रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या होता है ना कि रिडक्शन पोटेंशियल, अब क्या होता है कि बेटा उनको ना स्पेसिफाई करना चाहिए कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल दे रहे हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहे हो, या फिर आप ई नॉट ऑफ वो भी नीचे लिख दो, उससे हमें समझ आ जाएगा कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रहे हो। पर अगर कभी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ आए कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड Ag, अगर इस तरीके से लिखा है तो आप ये समझना कि वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपको कि अगर पूरा मेंशन्ड है ई नॉट के नीचे वो जो रिएक्शन का सिंबल दिया होता है, अगर वो लिखा हुआ है तो आप फाइंड आउट कर लोगे रिडक्शन दिया है कि ऑक्सीडेशन दिया है। लेकिन अगर सीधा ऐसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मतलब उन्होंने आपको सीधे रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए हैं, ठीक है। चलो अगर इतना क्लियर है तो अब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। कैथोड क्या है, कैथोड है मैम Ag, और Ag का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.8, तो ये आ जाएगा 0.8 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड क्या है, जिंक वाला, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है माइनस 0.76, तो माइनस 0.76, दिस इज 0.8 प्लस 0.76 विच इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 6, 8, 9, 10, 5 और 1, तो 1.56 वोल्ट जो है वो आपका ई नॉट ऑफ सेल आ गया। तो इस तरीके से आपको पहले देखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड पूछ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, अमेजिंग। लिखना है तो लिख लीजिए इसे पॉज करके, और फिर ये भी लिख लो लाइन पॉज करके, ठीक है। चलो अब अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो ये वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था, अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल ईएमएफ। अब दो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में हो। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है। मैम हमें पता है कि नर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो होती है ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज लॉग क्यू। लॉग क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन
अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा अगर आपके प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस 1 मोलर है, अगर आपके प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस 1 मोलर है, तो फिर क्या होगा, क्या होगा मैम, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। अब बेटा अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो लॉग 1 हो जाएगा। हाँ, और log 1 जो होता है वो 0 होता है, एंड यू नो दैट log 1 वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो यानी कि मैम EMF ऑफ सेल जो होता है वो E नॉट ऑफ सेल के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, है ना। यस, तो स्टैंडर्ड स्टेट में नर्स्ट इक्वेशन अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल के बराबर ही मिलेगा, ठीक है, और वही होता है एक्चुअली, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड स्टेट। अब ये कंडीशन तो ठीक है, अगर आपका सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो आपके सेल का ईएमएफ होता है वो 0 होता है, जो आपके सेल का ईएमएफ ऑफ सेल, जो ये ई ऑफ सेल होता है ना, ये 0 होता है, लेकिन ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल 0 के बराबर होता है, लेकिन ई नॉट ऑफ सेल 0 के बराबर नहीं होता है। सिमिलरली बेटा अगर आप अब ये नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करोगे तो ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। अब पता है क्या होता है, यहां पे जो आपका रिएक्शन कोशेंट होता था, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर अगर याद करोगे तो रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम के टाइम पे किसके इक्वल हो जाता था, के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता था, जिसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते थे। तो ये क्यू की वैल्यू जो है वो के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है ये वैल्यू तो 0 है, तो 0 विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको फर्दर अगर देखोगे तो आपके पास में आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस, नहीं, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्लस 0.059 अपॉन n लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया आपके पास में कि अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो आप ई नॉट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है दैट फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। अब आपको उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मिलेगा, सबसे पहले उसका ई नॉट ऑफ सेल निकाल लो, वेयर ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E naught रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E naught रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये आपको पता है, N तो यहाँ पे अभी भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने एक्सचेंज किए, सेम ही चीज है बिल्कुल। और बस एक नई चीज आई है के इक्विलिब्रियम विच इज द इक्विलिब्रियम। मेरी इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग हमेशा गलत होती है, आई एम सॉरी, काफी स्पेलिंग्स के मामले में गोल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, चेक कर लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैम केमिस्ट्री पढ़ाते हो, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हो, इतनी गलतियां माफ कर दोगे ना, माफ, ठीक है। तो ये आपका के इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, कोई भी एक वैल्यू पता होगी, बाकी की आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। यस, तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था आपके लिए, जहां से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कर लोगे ना यार, कर लोगे ना, हाँ तो लो लिख लो, फिर आप मेरी बात मानोगे, मैं आपकी बात मानूंगी, देख रहे हो, लिख लो, लिख लिया तो चलो आगे चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन आ गया है आपके पास में, एक क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड व्हेन जिंक रॉड इज इमर्स्ड इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को पहले आप वीडियो पॉज करके खुद करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। हमें ई नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, हमें जिंक 2+ से जिंक में जाना है, तो यानी कि मैम आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, ये आपकी रिएक्शन होगी। जब भी हाफ सेल होता है तो आपको ई नॉट दिया होगा, तो आप ई नॉट से समझ लो कि आपकी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ये लिख लिया। चलो
अब इसके बाद में आप क्या कहोगे कि मैम हमें पता है दैट ई नॉट ऑफ सेल जो होता, सॉरी, E of cell is equal to E naught of cell minus 0.059 upon n log Q. अब मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये मैं बताना चाहती हूँ, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, ये बेटा एक हाफ सेल है, हाफ सेल है ना, क्योंकि एक ही दिया हुआ है, रिडक्शन ही दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन तो दिया ही नहीं हुआ। तो बेटा इस टाइम पे जो ई नॉट ऑफ सेल आएगा वो आपका क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल वाला, यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बस इतना ही डिफरेंस होता है। चलो अब अगर आप यहाँ पर Q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो इस रिएक्शन के हिसाब से ये सॉलिड है और ये एक्वस है, तो मैम सॉलिड की तो कोई कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है, तो यानी कि प्रोडक्ट्स वाली साइड कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। रिएक्टेंट वाली साइड आपके पास में जिंक 2 प्लस है, ठीक है। क्या हमें जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी है, ये रही 0.1 मोलर, तो ये आपको 0.1 मोलर गिवन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो, ई नॉट ऑफ सेल भी आपको दिया हुआ है माइनस 0.74, तो बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज एन कितना है, देखो 2 दिख रहा है, बिल्कुल, तो मैम एन की वैल्यू 2 है, सारी वैल्यूज पुट कर दो। ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल विच इज माइनस 0.74 प्लस, नहीं माइनस 0.0, बेटा कैलकुलेशन आसान करने के लिए 6 कर दो, इसको 0.06, हाँ चलो कर दो, तो ये 0.06 अपॉन 2 हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन 0.1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 0.74, तो यहां आ जाएगा माइनस 0.74 माइनस 0.74 माइनस 0.03, यहां पे आ जाएगा 0.03 लॉग अब देखना डेसिमल पॉइंट है, हटेगा, ऊपर 10 आएगा, और लॉग 10 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, लिख देती हूँ, लॉग 10 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैम ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा माइनस 0.74 माइनस 0.03 इंटू 1 विच इज माइनस 0.77 वोल्ट्स। तो आपका जो ईएमएफ ऑफ सेल आ गया वो कितना आ गया, माइनस 0.77 वोल्ट्स, ठीक है। यस, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करवाऊं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपके पास में जिंक है, और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो जिंक ना बहुत ऊपर आता है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, लेकिन आपकी जो रिएक्शन है वो किस चीज की लिखी हुई थी यहाँ पे, रिडक्शन की। तो हमें पता ही था कि वो होना ही नहीं चाहता रिड्यूस, तो यानी कि उसकी जो ईएमएफ ऑफ सेल आना चाहिए था वो नेगेटिव ही आना चाहिए था, अगर पॉजिटिव होता तो स्पॉन्टेनियस होता ना, लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही आ रही है, और ये बिल्कुल सही भी है। तो आप इस तरीके से अपने आंसर्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग बेटा। चलो अगर आपने यहां तक सारी चीजें समझ ली हैं तो अब हम एक लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, विच इज योर रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। यस, तो चलो इसको करते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज बताने वाली हूँ, एक रिलेशन बताने वाली हूँ, जो रिलेशन आपको याद रखना है, हमेशा वो रिलेशन आपको यूज में आएगा। जो आपका डेल्टा जी नॉट होता है वो बेटा हमेशा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल के बराबर होता है। अब आप कहोगे मैम ये सब क्या है, बेटा चलो हर चीज के बारे का मतलब लिखते हैं। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड, नॉट लगाया ना तो यानी कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो होता है आपका डेल्टा जी नॉट, ठीक है। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी हो, अच्छा डेल्टा जी अभी नहीं लिख रहे, जब लिखेंगे तो बताऊंगी, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सचेंज हो रहे हैं रिएक्शन में। उसके बाद में आपके पास में है एफ, एफ क्या होता है, फैराडे, दैट इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बेटा इस 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। ये होता है आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपने ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली तो आप सीधा वैल्यू को पुट करो और अपना आंसर निकाल दो, ठीक है। यस, कोई इशू नहीं है, यहां तक तो बहुत ही आसान लग रहा है। बिल्कुल मैम, अगर हमने ई नॉट ऑफ सेल निकालना आता है, फैराडे की वैल्यू तो 96500 कूलम्ब होती है, फिक्स होती है, एन हम निकाल लेंगे, पुट करके हम डेल्टा जी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। हाँ, तो बेटा ये था आपका पहला एक्सप्रेशन जो आपको आना चाहिए। जो दूसरा एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए वो भी मैम बता देती हैं। अगर आपको डेल्टा जी नॉट पता है तो क्या आप बोल सकते हो कि मैम जो डेल्टा जी होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस NF ई ऑफ सेल, जहां पर बस चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा जी होगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नॉर्मल, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं, नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। एन फिर से हो जाएगा बेटा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। एफ आपका फैराडे है 96500 कूलम्ब, ठीक है। बार बार लिखने का क्या फायदा मैम, हमें पता है। ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा बेटा, ईएमएफ ऑफ सेल। कोई भी कंडीशंस पे जो भी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं आपकी, आप वो कंडीशंस को यूज करके ईएमएफ ऑफ सेल निकालोगे, ठीक है। यस, चलो ये वाली चीजें तो हमें क्लियर होगी। अब मैं जो आपको एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बताने वाली हूँ, वो क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln Q। ये एक्सप्रेशन जो है ये भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और यहां से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, प्लस RT ln Q, ठीक है। यस, तो आपको ये दो एक्सप्रेशंस याद करने हैं। एक तो आपको डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज पता होनी चाहिए ईएमएफ ऑफ सेल के रिस्पेक्ट में, और दूसरा एक्सप्रेशन आपको ये पता होना चाहिए। ये सब आपने ना थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हमारे सिर्फ इतना ही यूज का है, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इसकी पूरी डेरिवेशन होती है बट वो हमें यहाँ नहीं करनी है, ठीक है। यस, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है। हाँ, अब बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये तो है नॉर्मल रिएक्शंस, नॉर्मल टाइम पे जब कंडीशंस अलग अलग होंगी तो आप कर सकते हो। अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करो, एट इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, मुझे और कुछ पता हो ना पता हो, मेरे को इक्विलिब्रियम पे ये पता है कि ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो 0 के बराबर होता है और ई नॉट ऑफ सेल जो होता था वो नॉट इक्वल टू 0 होता था। ये चीज याद है, हमने पहले पढ़ी थी, बिल्कुल बेटा। सेम इसी तरह से डेल्टा जी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, लेकिन डेल्टा जी नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमें पता भी तो है डेल्टा जी क्या होता है, माइनस NF ई ऑफ सेल। अब अगर इक्विलिब्रियम पे ई ऑफ सेल आपका 0 है तो पक्का डेल्टा जी भी तो 0 ही होगा। सेम इसी तरह से ईएमएफ पे अगर डेल्टा जी नॉट नॉट इक्वल टू 0 है तो पक्का अगर ई नॉट ऑफ सेल नॉट इक्वल टू 0 है तो डेल्टा जी नॉट की भी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। आई होप यहां तक क्लियर है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप यहां से इस एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन आपका इक्विलिब्रियम पे कैसा दिखेगा, पुट करो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो यानी कि 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln। अब बेटा इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पे जो आपका इक्विलिब्रियम पे, इसको इधर लिख रही हूं, Q जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, K इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है। रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप आपको क्लियर है। यस, तो डेल्टा जी नॉट जो होगा वो RT ln K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा,
ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो बहुत बार आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देके बोल देते हैं दैट हमें फाइंड करके बताओ कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन एक और आपने डिराइव कर लिया जो आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ आई हैं, यहां तक सारी चीजें समझ आई होंगी। अभी तक हमने क्या किया है, हमने डेल्टा जी का एक्सप्रेशन पढ़ा है, डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन पढ़ा है, फिर हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा ये वाला दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। फिर हमने उसको इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट किया कि इक्विलिब्रियम पे उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो ये है बेटा कि जब आप डेल्टा जी की बात करते हो तो आप बोलते हो माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। एंड मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन जो होती है वो कब स्पॉन्टेनियस होती है, अगर ई ऑफ सेल जो होता है उसकी वैल्यू, अगर ई ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आपका रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। याद है सबको? बिल्कुल मैम। बेटा अगर आपका डेल्टा ई ऑफ सेल जो है वो पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव साइन है, यानी कि मैम जब ये पॉजिटिव होगा तो पक्का डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव ही आएगा। और जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो भी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती थी, ये भी हमने पढ़ा था। देख रहे हो, डिराइव कर दिया हमने। सेम उसी तरह से आप ई नॉट ऑफ सेल की बात कर सकते हो। जब ई नॉट पॉजिटिव होता है तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, अब बेटा इसी एक्सप्रेशन में सोचो, अगर ई ऑफ सेल जो है वो नेगेटिव होता, अगर ई ऑफ सेल नेगेटिव होता तो डेल्टा जी की वैल्यू आती माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। अब आपको पता है कि ई ऑफ सेल जो है ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, और बेटा यहां पर भी एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, पॉजिटिव हो जाती। एंड हमें पता है जब ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो नेगेटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये हमने पढ़ा था, यस। सेम इसी तरह से जब आपका ईएमएफ ऑफ सेल नेगेटिव होगा तो आपका डेल्टा जी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तब भी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही होती है। ये भी हमने पढ़ा था। तो हमने दोनों चीजें डिराइव कर ली। देख रहे हो कितना अमेजिंग है, देख रहे हो कितना अमेजिंग है, हमने दोनों चीजें डिराइव कर ली है ना। यस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो इस तरीके से आपने, अब आपको समझ आया होगा कि क्यों ई पॉजिटिव पे स्पॉन्टेनियस होता है और क्यों डेल्टा जी नेगेटिव पे स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, अमेजिंग। तो वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये लिख लो, ये भी तो लिखना होगा ना। हाँ, ये लिख लो पहले वीडियो पॉज करके, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो। चलो, अब इसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज करके दिखाने वाली हूँ। क्या? अब सोचो बेटा, आपको डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच का रिलेशन पता है। अगर मैं उस एक्सप्रेशन से नर्स्ट इक्वेशन निकाल के दिखा दूं, फिर मान जाओगे? मेरे को मान जाओगे? तो मैं अब आपको नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करके दिखाऊंगी इससे। ठीक है, यस। तो चलो कैसे डिराइव करेंगे। वी नो हमें पता है दैट डेल्टा जी जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये होता है। हाँ, ऑल्सो बच्चे हमें पता है दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। हमें पता है डेल्टा जी नॉट जो होता है वो माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है। तो ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करूंगी तो डेल्टा जी की जगह लिख दूंगी माइनस एन एफ ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, हाँ। अब बेटा पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो माइनस एन एफ से, तो डिवाइड बाय माइनस एन एफ। तो पूरी इक्वेशन को आपने माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी एल एन क्यू हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दो माइनस एन एफ से, यहां पे भी आ जाएगा माइनस एन एफ और यहां पे भी आ जाएगा माइनस एन एफ। ठीक है, क्या रह जाएगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस
RT/NF क्या आपको ये एक्सप्रेशन याद है? क्या आपको ये एक्सप्रेशन याद है? ये रही आपकी नर्स्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से आप नर्स्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, है ना? है ना अमेजिंग? तो आपके एग्जाम्स में ये डेरिवेशन आ सकती है, ठीक है? तो ये डेरिवेशन करनी आपको आनी चाहिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया बेटा, अमेजिंग। तो वीडियो को पॉज कर लो और इसको लिख लो। बस क्या करना, इन दोनों की वैल्यूज को पुट करना, फिर डिवाइड करना -NF से, आपको आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन ही है, ऐसे कैसे क्वेश्चन ही करना है? चलो बेटा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट डेल्टा G नॉट एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डेनियल सेल। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आप लोगों को, डेनियल सेल होता क्या है आप सभी को पता है और नहीं भी पता, ठीक है? तो मैं बता देती हूँ। डेनियल सेल आप पढ़ चुके हैं सभी बेटा, ये होता तो गैल्वेनिक सेल का ही एक पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर गैल्वेनिक सेल, ठीक है? इस डेनियल सेल का जो एनोड होता है वो आपका जिंक सॉलिड से जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन्स जाता है, और जो इसका कैथोड होता है वो कॉपर होता है, ठीक है? तो यानी कि यू हैव कॉपर 2+, जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आपको कॉपर सॉलिड देता है। एनोड डेनियल सेल का ये होता है, कैथोड इसका ये होता है। और बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि डेनियल सेल का ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। अगर कभी भी किसी ने डेनियल सेल बोला तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका ई नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट है, ठीक है? अगर कोई डेनियल सेल बता रहा है तो यानी कि वो आपको ये और ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन में सिर्फ डेनियल सेल लिखा था। अगर डेनियल सेल लिखा है यानी कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी, अंडरस्टूड है कि उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब अगर आपको ये पता है, अगर आपको इतना पता है, तो क्या आप ये दोनों पार्ट्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या बड़ी बात है। आपको ई नॉट ऑफ सेल पता है और फर्स्ट पार्ट कहता है कि आपको डेल्टा G नॉट कैलकुलेट करना है। डेल्टा G नॉट किसके इक्वल होता है मैम? इट इज इक्वल टू -NF E नॉट ऑफ सेल, -NF E नॉट ऑफ सेल, ठीक है? अब बेटा E नॉट ऑफ सेल आपका 1.1 वोल्ट है, आपको पता है, ठीक है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं? 2 और 2 मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यानी कि बेटा आपको n की वैल्यू भी पता है और फैराडे की तो सबको पता है 96500 कूलम। तो पुट कर दो, दिस विल बी इक्वल टू -2 इंटू 96500 इंटू 1.1, ठीक है? तो बेटा इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ जाएगा देख लेते हैं, -2 इंटू 96500 इंटू 11, राइट? यस। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करके बताओ। मैं भी मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? तो अब मैम को फटाफट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेटर महाराज आ जाइए। 2 इंटू 9650 इंटू 11, ठीक है? ये आ गया बेटा आपका -212,300 जूल्स, ठीक है? ये आपका जूल्स में वैल्यू आ गई। अगर आपको इसको किलो जूल्स में बताना है तो 212 हो जाएगा, माइनस का 0.3 किलो जूल्स, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये है आपके डेल्टा G नॉट की वैल्यू। यहां तक तो क्लियर है। अब अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट कहता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपके पास में डेल्टा G नॉट वैल्यू है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने अभी एक एक्सप्रेशन निकाला था जहां पे हमने कहा था डेल्टा G नॉट जो होता है वो -RT ln के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। अब आपके पास में ये वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डेल्टा G नॉट आ गया आपके पास में। बेटा डेल्टा G नॉट ना आपको किस में लेना पड़ेगा? जूल्स में ही लेना पड़ेगा, ठीक है? तो जूल्स में 212,300 लिखना है। तो 212,300 माइनस, ये भी माइनस होगा R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो 8.314 जूल
पर केल्विन पर मोल, पूरी यूनिट नहीं लिख रही हूँ, इंटू टी। अब बेटा डेनियल सेल का टेम्परेचर जो होता है वो 298 केल्विन ही होता है, कुछ टेम्परेचर के बारे में नहीं बोला तो आंखें बंद करके 298 पुट कर दिया करो। तो मैम यहाँ आ जाएगा 298 इंटू ln के इक्विलिब्रियम, इंटू ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बेटा नेचुरल लॉग को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, ln के इक्विलिब्रियम को आप लिख सकते हो 2.303 लॉग 10 बेस में के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -212 300 इज इक्वल टू -8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 लॉग 10 बेस में के इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉल्व कर लो, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम जो है वो आ जाएगा आपके पास में, माइनस से तो माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, तो 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 अपॉन में आ जाएगा 212, एक सेकेंड नहीं उल्टा लिख दिया ना, लॉग के इक्विलिब्रियम में आएगा 212300 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और फिर आप log 10 के इक्विलिब्रियम है, अब मैं तो एग्जामिनर नहीं हूं ना, तो मैंने आपको 10 रेज़ टू द पावर की वैल्यू नहीं दी, आपको इस एस टाइप के क्वेश्चन में ब्रैकेट में वैल्यूज मिल जाएंगी तो आपके इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया बहुत है, काफी है, राइट, यस। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको इस तरह के सवालों को ऐसे ही जवाब देना है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी करके देखें क्या, चलो थोड़ा सा करके देखते हैं कितना सॉल्व होता है हमसे। 212 300 इसको डिवाइड करना है 8.314 से, फिर इसको डिवाइड करना है 298 से, फिर इसको डिवाइड करना है 2.303 से, तो ये आ गया आपका 37.2 के अराउंड लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो अब के इक्विलिब्रियम कैसे आता है, 10 की पावर में चला जाता है 37.2। तो आपको क्वेश्चन में ना इसकी वैल्यू दी होगी पक्का, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिनर को पता है कि आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो ये आपको एग्जाम में मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। यस, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। यस, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो बेटा वीडियो को पॉज कर लो और पहले इस सब चीजों को लिख लो, ठीक है। तो यहां से हमने लिखना शुरू किया था, पॉज कर लो और लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो, लिख लिया होगा, ओके बेटा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका अब क्या होगा, होमवर्क क्वेश्चन होगा। ट्राई करना इस क्वेश्चन को खुद से, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे, ओके बेटा। तो अब आप आ गए हैं अपने सेशन के एंड पे, ठीक है। तो बेटा आज का सेशन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इजी था, आई थिंक सो। आपको कॉन्सेप्ट आता था, बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे, राइट, यस। तो आई होप आप सभी कर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, वेरी गुड बेटा। अब मैम आपके सामने एक स्टोरी एज आई प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो चलिए मैम एक कहानी सुनाती हैं आपको। एक बार एक छोटा सा बच्चा था जो एक आइसक्रीम पार्लर के अंदर गया, ठीक है, और वहां पर जो आइसक्रीम दे रही थी एक लेडी, वेटरेस जो थी, उनसे उसने बोला कि आइसक्रीम संडे जो है वो कितने की है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो आइसक्रीम संडे है वो 50 रुपए की है। तो उस छोटे से बच्चे ने अपने पैसे गिने एंड उसके बाद में उसने उससे फिर से पूछा कि आइसक्रीम नॉर्मल प्लेन आइसक्रीम कितने की होगी। तो क्योंकि वो वेट कर रहा था और उसके पीछे और भी बहुत सारे लोग थे, तो वेटरेस को फटाफट अपना काम करना था, तो वो बहुत इम्पेशेंट हो रही थी। उसे उस बच्चे पे गुस्सा आ रहा था कि कितना टाइम लगा रहा है, वो अपने कॉइन्स काउंट कर रहा है और ये सब में। तो उसने जब उससे पूछा कि प्लेन आइसक्रीम कितने की होगी, तो वेटरेस ने गुस्से में जवाब दिया कि 35 रुपीज की होगी, जल्दी बताइए लेना है कि नहीं। तो उस बच्चे ने बोला कि ठीक है, आप मुझे ना प्लेन आइसक्रीम दे दो। तो उस वेटरेस ने उसको प्लेन आइसक्रीम दे दी और फिर उसने उस आइसक्रीम को खाया और फिर वो अपने पैसे देके चला गया। जब वेटरेस उसके टेबल पर आई और जब उसने वहां पर देखा, तो वो जो चीज उसने देखी उससे वो शॉक्ड हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसे पड़े थे 50 रुपए, जिसमें से उसके 35 रुपीज जो थे वो तो उसकी प्लेन आइसक्रीम के थे, लेकिन जो 15 रुपए थे वो उस वेटरेस की टिप थी।
यानी कि बेटा लाइफ में अब आप इससे क्या सीखे, इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि जो हमें दिख रहा होता है, जो हमें चीजें गुस्सा दिलाती हैं, जो चीजें हमें इरिटेट करती हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ आपको गलत लगता है, वो जरूरी नहीं है कि वो गलत है। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए आपको अभी वो चीज गलत लग रही है। उस वेट्रेस को बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली, और फिर अब कुछ नहीं कर सकती थी, वो बच्चा जा चुका था। लेकिन आपको इस कहानी से ये समझना चाहिए कि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको परेशान करेंगी, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा इस टाइम पर, लेकिन फ्यूचर में जाके आप यही रियलाइज करोगी कि अच्छा हुआ कि वो हुआ, इसीलिए आपके साथ अब कुछ अच्छा हो रहा है। तो हर चीज कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए ही होती है, तो हमेशा अपने मन में ये पॉजिटिव थॉट रखना और अपनी लाइफ जीना, राइट? यस, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।